हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी की लाइफ एंड उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 के नेहाटी यानी कि वर्तमान में 24 परगना बंगाल में हुआ और मृत्यु हो जाती है उनके 1894 में। कलकत्ता में उनकी डेथ हुई थी। जन्म हुआ था 24 परगना में। इनके पिता का जो नाम था वो नाम था यादव चंद्र चटर्जी, जबकि माता का नाम था दुर्गा देवी। ये बंगला साहित्य के जनमानस तक पहुँचाने वाले समूह के पहले साहित्यकार हैं। मतलब ये है कि ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने बंगला साहित्य में जो भी कुछ लिखा, उसको लोगों ने कनेक्ट किया। इनकी पहचान एक कवि, उपन्यासकार एवं पत्रकार के रूप में रही है। आगे देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रथम स्नातक थे, यानी कि पहले पर्सन थे उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्राप्त की थी। सरकारी सेवा में अब बात यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यासकार वगैरह जो तो थे ही, और चूंकि हाईली एजुकेटेड हैं, पहली पर्सन है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट के ये बड़े बड़े पदों पर भी इन्होंने सर्विस किया है, जैसे कि डेप्यूटी मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कलेक्टर। इसके बाद भी इनकी जो रुचि थी वो लिखने में, उपन्यास लेखन इनमें बनी रही। इनकी पहली जो रचना है वो है राजमोहन्स लाइफ, यानी कि राजा राम मोहन्स वाइफ, जो अंग्रेजी में लिखी गई थी। पहली बुक उन्होंने लिखी है राजा राम मोहन्स वाइफ, इंग्लिश में। बंगाली भाषा की इनकी पहली जो रचना है बंगाली भाषा में, अगर देखो अगर पूछे कि पहली रचना तो राजा राम मोहन्स वाइफ, और पूछे कि बंगाली भाषा की पहली रचना तो वो है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गा तो इनका माता का भी नाम है। इनकी दूसरी रचना ओबू कब है 1865 में। दूसरी रचना है इनका कपाल कुंडला 1866 में। 1872 में इन्होंने मासिक पत्र का बंग दर्शन का प्रकाशन भी किया था। ठीक है, तो वो 1865 में दुर्गेश नंदिनी, 1866 में कपाल कुंडला, 1872 में बंग दर्शन। तो बा से 72, बा से बंग दर्शन। इसके अलावा इनका एक उपन्यास है विष वृक्ष। एक्चुअली में जो विष वृक्ष उपन्यास है इन्होंने ये पार्ट्स में निकाला था धीरे धीरे करके। तो जो बंग दर्शन इन्होंने जो अपनी पत्रिका थी उसी में ये अपना विष वृक्ष का प्रकाशन करते थे अपने उपन्यास का। कृष्णकांत विल में अंग्रेजी शासन पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया। तो विल में व्यंग्यात्मक प्रहार यानी कि उनके ऊपर क्या कह सकते हैं, रोस्ट किया गया उनको। इनकी अन्य रचनाओं में मृणालिनी 1869 में, राधा रानी, देवी चौधराइन, इंदिरा, रजनी और चंद्रशेखर, राजसिंह एवं कमला कांतिर दफ्तर मुक्त हैं। मतलब मेन जो उनकी जो राइटिंग्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मृणालिनी, राधा। अब मृणालिनी मतलब मृणाल टाइप के जो बहुत ज़्यादा नाम है वो आपको बंगाल के रीजन में देखने को मिलते हैं। राधा रानी का भी क्रेज है बंगाल में। देवी चौधराइन, इंदिरा, रजनी, इंदिरा भी ये कमल का है ना। रजनी रात को बोला जाता है। चंद्रशेखर, राज सिंह और कमलाकांत दफ्तर। सीताराम उनकी अंतिम रचना है। तो पहली जो रचना है उनकी राजा राम मोहन बाई, और अंतिम रचना है सीताराम। इस रचना में एक हिंदू शासक के द्वारा मुस्लिम सत्ता के प्रतिरोध का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक हिंदू शासक है, उसने मुस्लिम सत्ता का प्रतिरोध किया। बंकिम चंद्र ने कृष्ण चरित्र के नाम से भी कुछ लेख लिखे हैं। इसके अलावा उनकी कविताओं का जो संग्रह है उसको ललिता ओ मानुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ललिता ओ मानुष, ये बंगाली लैंग्वेज का वर्ड क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ से। बंकिम चंद्र की जो तुलना है वो द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के फ्रेंच लेखक हैं अलेक्जेंडर डूमास, उनसे करी जाती है। द काउंट ऑफ मोंटे एक कृति है, उसको लिखा था अलेक्जेंडर डूमा ने। आनंद मठ है इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रहा। आनंद मठ का जो क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है आनंद मठ को। और जो आनंद मठ है कब 82 में बंगला भाषा में लिखा गया था। तो आनंद मठ का एक यूपीएससी ने एक बार इनका डेट पूछा था, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं लेकिन लगाने के लिए पूछा था क्रम से, 1882 में। आनंद मठ की जो पृष्ठभूमि है वो कब, आनंद मठ का जो कंटेंट है वो है 1773 में जो सन्यासी विद्रोह घटित हुआ था, उसी को इस आनंद मठ में दर्शाया गया है। इस उपन्यास ने बंगाली युवाओं के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी किया था। इसके अलावा आनंद मठ का अगर हम कहें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है तो देखो आनंद और नागेंद्र, आनंद मठ का ट्रांसलेशन नागेंद्र चंद्र सेन गुप्त ने आनंद किया था। आनंद मठ का प्रकाशन भारत की अन्य भाषाओं में भी हुआ, जैसे कि हिंदी में हुआ, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, लेकिन याद रखना उर्दू में नहीं हुआ ये। आनंद मठ ने में 1875 में लिखा गया गीत बंदे, देखो सीधी सी बात है, आनंद मठ तो कब लिखा गया 1882 में, लेकिन जो वंदे मातरम कब लिखा गया 1875 में। और ये जोड़ा कब किया, जिस ईयर ये लिखा गया था आनंद मठ उसके 3 साल बाद यानी कि 1885 में जोड़ा गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वंदे मातरम लिखा गया था तो 1875 में, 1882 में आनंद मठ लिखा गया, और 1885 में आनंद मठ में वंदे मातरम जोड़ दिया जाता है। तो जो ये गीत है वंदे मातरम, इसका जो पहले 2 पद हैं वो संस्कृत भाषा में है, और उसके आगे के जो पद हैं सारे वो सब बांग्ला भाषा में है। ठीक है?
तो ये संस्कृत प्लस बांग्ला मिक्स है वंदे मातरम में। वंदे मातरम गीत ने बंगाल के बाहर भी लोकप्रियता अर्जित की थी और इस गीत की प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं वो भारत भूमि का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। वही आगे के पदों में भारत माता की स्तुति दुर्गा के रूप में की गई है। किस देवी के रूप में करी है? दुर्गा। दुर्गा इनकी माता का भी नाम था। इस गीत को आनंद मठ में साधु भवानंद गाता है। मतलब आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह है तो एक सन्यासी कौन है? सन्यासी साधु है भवानंद, उसी को वो गाता हुआ दिखाई देता है ये आनंद मठ का गीत। इस गीत को लिखने की प्रेरणा बंकिम चंद्र चटर्जी को सरकारी समारोह हुआ था ब्रिटिश क्राउन का। तो उसमें ब्रिटिश क्राउन को दर्शाया जाता है गॉड सेव की, उनकी जो ईश्वर है वो कि उनको बचाता है हमेशा। तो उसी से उन्होंने ये प्रेरणा ना ली थी। वंदे मातरम गीत का जो पहला अंग्रेजी अनुवाद है वो महर्षि अरविंद घोष ने किया था। बाद में महर्षि अरविंद घोष ने ये वंदे मातरम न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। अगर बात करें वंदे मातरम का हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद किया है मदन लाल कांत ने। उर्दू में जो इसका अनुवाद है वो आरिफ मोहम्मद खान ने किया है, जो अभी बिहार के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। और यह गीत पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ था वहाँ में गाया गया था। और इस कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कहे थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी। इसको कंपोज करना, संगीत देने, गाने का जो श्रेय है यानी कि वंदे मातरम को, वो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने करी थी 1901 में। 1937 में कांग्रेस ने इसके शुरू के दो छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान लिया। तो सीधी सी बात यह है कि राष्ट्रीय गीत को कांग्रेस ने किस ईयर माना था? तो इन द ईयर ऑफ 1937। 1923 के काकीनाडा, काकीनाडा कहाँ पे? मद्रास के कोस्टल एरिया है काकीनाडा, मद्रास आंध्र प्रदेश में। तो उसमें जब ये कांग्रेस अधिवेशन में ये गीत गाया गया तो उसकी अध्यक्षता तो कर रहे थे मोहम्मद अली, तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी ये गीत को रोका नहीं गया और कंटिन्यू गाया गया। अब इस गीत को वहां पे गा कौन रहे थे? तो विष्णु दिगंबर शास्त्रीय दर्शन के महान गायक थे पुल शंकर। तो उन्होंने इस गीत को रोका नहीं, जबकि वो कंटिन्यू करते रहे, जबकि अध्यक्ष मोहम्मद अली ने इसका विरोध भी किया था। 1906 में बंगाल विभाजन के कारण उपजे असंतोष के कारण सरकार ने इस गीत पर प्रतिबंध लगा देते हैं। कब? बैन कब हुआ? 1906 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं मोतीलाल घोष ने 12 साल में इसका प्रतिबंध का विरोध किया था। ठीक है। और जब 12 साल में जब इन्होंने मोतीलाल घोष और बारिश और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब विरोध कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और विरोध इनका हटा नहीं इस बैन के। तो फिर इसी बैन को, अब नाम क्या है गीत का? वंदे मातरम। तो इसी वजह से इस वंदे मातरम को बैन करने की वजह से ही अरविंद घोष ने वंदे मातरम 1906 से स्टार्ट किया। ठीक है। न्यूज़पेपर याद रखना है कि विपिन चंद्र पाल ने भी 1906 में वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन किया था। तो अरविंद घोष भी रिलेटेड है वंदे मातरम के प्रकाशन से और विपिन चंद्र पाल भी। किस ईयर से? 1906 में। क्यों? क्योंकि 1906 में ही बंगाल विभाजन के कारण इस गीत को बैन कर दिया गया था। इसके अलावा सिस्टर निवेदिता ने अपने स्कूल में इस गीत को जारी रखा था। सिस्टर जो निवेदिता थी वो अपने स्कूल में इस गीत को गवाती थी बच्चों से। भारत की में पहली बार 1907 में स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज के नीचे पहली बार वंदे मातरम अंकित किया गया था। स्टुटगार्ट कहाँ पे है? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। यहाँ पर भारतीय नेताओं श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिकाजी कामा आदि ने से भी गाया भी था। कहाँ पे? स्टुटगार्ट। तो ब्रिटिश जर्सी में अगर पूछा जाए कि पहली बार ये जो वंदे मातरम गीत है कहाँ पे गाया गया, तो हम क्या बोलेंगे? स्टुटगार्ट जर्मनी में। संविधान सभा की पहली बैठक भी इसी गीत से प्रारंभ हुई और संविधान सभा का जो अंत होता है वो जनगण मन से होता है। अब भी यही है कि सेशन जब स्टार्ट होता है तो ये गीत से स्टार्ट होता है, अंत होता है जनगण मन से। भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को इसे देश को राष्ट्रीय गीत मान लिया गया। कब माना गया? 24 जनवरी को। लेकिन कांग्रेस ने इसको राष्ट्रीय गीत मान लिया था 1937 में। ठीक है। और याद रखना कि 1937 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। दो अधिवेशन 1936 में हो गए थे। और ऐसा क्यों हुआ था कि अधिवेशन नहीं होना था? क्योंकि 1937 में प्रांतीय इलेक्शंस थे और सेंट्रल इलेक्शंस थे। तो कांग्रेस मशीनरी पूरी इन इलेक्शंस में एंगेज रहती 1937 में। इस वजह से उन्होंने 1936 में ही दूसरा अधिवेशन 1937 वाला एक साल मतलब पहले ही कर लिया था 1936 में। आगे देखते हैं। भगत सिंह ने अपने पिता को जो पत्र लिखे हैं उनमें भी वो वंदे मातरम के साथ में उनका अभिवादन करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास सब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में रिलेटेड।